नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं हूं आपके साथ कानराज पूनिया और यह है पॉलिटिकल पॉइंट। बहुत ही महत्वपूर्ण वेस्टर्न थॉट में हम एक रोमांटिक पॉलिटिक्स का जनक जीन जैक्स रूसो की बात कर रहे थे और मैंने आपसे ये कहा था कि ये स्वतंत्रता का विरोधाभासी, भावनाओं को पुनर्स्थापित करने वाला, विवेक, बुद्धि, कला, विज्ञान, सभ्यता, सभ्य समाज का विरोधी, जिसे आज कहा जाता है, इसका विरोधी एक महान रोमांटिक विचारक, जिसे फ्रांसीसी क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे डिस्कोर्सेज लिखे, ओपेरा लिखे, बहुत सारा अर्थशास्त्र से रिलेटेड ग्रंथ भी लिखे, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू। उसी प्रकार उन्होंने कॉर्सिया एंड पोलैंड का संविधान भी लिखा और साथ ही साथ उन्होंने एक महान ग्रंथ शिक्षा से संबंध में इमाइल और एक हमारे राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति से संबंधित बहुत ही एक महत्वपूर्ण आदर्शवादी, काल्पनिक, प्लेटो से खास तौर से प्रभावित एक ग्रंथ हमें नज़र आता है जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आज हमारी बात जिससे रिलेटेड होनी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर होनी है। पूरे वीडियो के अंदर मैंने जीन जैक्स रूसो की ज़िंदगी के बारे में और उनके खास ग्रंथों के बारे में मैंने आपसे बात की थी, पर हमें इसे समझने से पहले कुछ बातों को समझना पड़ेगा जो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है? वो ये है कि एक तो ये व्यक्ति पूरी तरीके से प्रकृतिवादी है। आप कहेंगे साहब प्रकृतिवादी का मतलब क्या है? प्रकृतिवादी का मतलब यह है, ये आदमी की स्वाभाविक स्थिति में ज़्यादा विश्वास करता है, अर्थात जैसा वो है, जिसमें अंतःकरण और भावनाओं की प्रधानता है, इसलिए तो इसको रोमांटिक कहते हैं। रोमांटिक कहने का मतलब क्या है? रोमांटिक कहने का मतलब है वो भावनाओं का प्रेमी है। रोमांटिक कहने का मतलब है वो ये मानता है कि अंतःकरण जो है वो मनुष्य के प्रकृति का एक उपहार है। जो एक आदमी के अंदर की नैतिक शक्ति है, वो नैतिक मार्गदर्शक नहीं है, वो एक नैतिक शक्ति है और उसे ही वो आधार बनाता है। इसलिए इसको रोमांटिक पॉलिटिक्स का जनक कहते हैं या रोमांटिक पॉलिटिशियन के नाम से हम जानते हैं। इसका जो सामाजिक समझौता है वो बाकी से बहुत कुछ अलग है। ये वास्तव में ये चाहता है, एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको बात बताऊं, कि जो प्राकृतिक आदमी था, बात करूंगा कैसा था, उस आदमी को वे वापस किस प्रकार से आप उसे स्वाभाविक स्थिति या प्राकृतिक स्थिति प्रदान कर सकते हैं। जो आदमी ने स्वर्ग को खो दिया है, उस स्वर्ग को वो पुनः प्राप्त कैसे कर सकता है? हॉर्न शाह ने जैसे लिखा है, जिस स्वर्ग की खो दिया, जिस स्वर्णिम युग में आदमी जीता था, वो स्वर्णिम युग आदमी को उसके विवेक के कारण, असमानता के कारण, बुद्धि, कला, विज्ञान, सभ्यता, सभ्य समाज के कारण जो आदमी आज एक कसम-कस की स्थिति में जी रहा है, जो एक तनावग्रस्त स्थिति में जी रहा है, स्वार्थ और परमार्थ के बीच संघर्ष की स्थिति में जी रहा है, ये आदमी वापस कैसे एक स्वाभाविक स्थिति में पहुँचे? किस प्रकार से उसकी जो स्वतंत्रता है, उसकी समानता है, उसका प्रेम, बंधुता जो है, वो वापस कैसे स्थापित हो सकता है? ये कोशिश बहुत ही आदर्शवादी तरीके से, ध्यान रखिएगा मैं बार बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ आदर्शवाद, इसका रियलिटी से लेना देना नहीं है, वो बात है। दूसरी बात, बाकी जगह आप देखेंगे तो एक समझौता, एक घटना दिखती है, एक ऐतिहासिक समझौता दिखता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई घटना है और ना ही कोई इतिहास है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कंटिन्यूटी चलती है। कैसे चलेगी ये तो आप आगे समझेंगे, तब बात करेंगे। दूसरा, इसका जो सोसाइटी का ये निर्माण करने की कोशिश कर रहा है वो वास्तव में जेरी बिल्ड है। जेरी बिल्ड का मतलब ये होता है एक तिल का ताड़ बनाया हुआ है, वास्तव में देखा जाए तो अनावश्यक, जिसका कोई तुकबंदी नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने एक संयोग और प्रयास का मिश्रण
एक नज़र आता है और कुछ नहीं नज़र आता इसकी। तो हम इसकी बात आज करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और कैसे हुआ। तो हमें बाकी जैसे समझौतावादी विचारकों की हमने बात की, वैसे ही हम वापस वही बात करेंगे कि वास्तव में वो इंसान को मानता कैसा है। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हैं और बहुत ही साधारण, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा इस टॉपिक को। थोड़ा सा आपको इसके समझने के लिए आपको तर्क के साथ कम और भावनाओं के साथ ज़्यादा रहना होगा। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी विचारक को समझने के लिए हमें वैसा होना भी ज़रूरी होता है। हमारे अंदर कम से कम सोच तो वैसी होनी चाहिए कि भाई ये जो कह रहे हैं ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आज बात करने वाले हैं वो ये करेंगे इसके जीन जैक्स रूसो के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, कि भाई मानव स्वभाव कैसा है। इस फर्स्ट सबसे पहले हम ये बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक अवस्था की, कि प्राकृतिक अवस्था क्या है, और इसके साथ हम ये पढ़ेंगे कि प्राकृतिक मानव क्या है। एक तो प्राकृतिक अवस्था और एक प्राकृतिक मानव, स्वाभाविक मानव कैसा है। और जब ये पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि नॉन नेचुरल पर्सन कैसा है, अप्राकृतिक आदमी कैसा है, ये भी अपन बात करेंगे। इसका जब अंत हो जाता है, इस प्राकृतिक अवस्था से जब सभ्यता का जन्म हो जाता है, तब सभ्यता के इससे एक नई कॉन्ट्रैक्ट करता है। करता क्या है, कोई घटना है नहीं, वो निरंतर एक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, क्यों करता है, किसके बीच होता है, ये बातें हम जनरली आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत साधारण है, बस ये है कि आपको सिंपल तरीके से इन बातों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम मानव स्वभाव देखिए। जीन जैक्स रूसो भावनाओं का प्रेमी है, तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि वो आदमी जो है उसको 100% सदा से अच्छा मानेगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास में अंतःकरण का ज़्यादा असर है, अंतःकरण की प्रधानता है, या ये कहें एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में भोला है। इंसान ऐसा ही होता है, इंसान के भोलेपन को दूर करता है इंसान की बुद्धि का विरोधी है, इंसान का विवेक, कला, सभ्य समाज, ये जो धोखा है ये आदमी को तर्क देता है। वास्तव में इंसान भोला है, उसको किसी की चिंता नहीं है, वो चिंता रहित है, बुरी तरीके से वो स्वस्थ है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहता है, जैसा है वैसा है, स्वस्थ है। यहां ध्यान रखने की बात है, वो ज़्यादातर जिस स्टेट से प्रभावित है वो विद्यार्थियों स्पार्टा से हैं। ध्यान रखने की बात है ये स्पार्टा और प्लेटो, ये दो ज़बरदस्त, प्लेटो का आदर्शवाद यहाँ नज़र आता है और स्पार्टा की वहाँ की स्थिति से ये खास तौर से बहुत कुछ प्रभावित होता हुआ नज़र आएगा। जो ये मानता है कि इंसान की वास्तव में स्वस्थ है, जिस प्रकार डॉक्टर हैं वगैरह है, मेडिसिन है, ये इसको सपोर्टेड नहीं करता। ये कहता है भाई जो आदमी स्वस्थ पैदा होगा या तो प्रकृति के साथ एडजस्ट कर लेगा और नहीं रह पाएगा तो मर जाएगा, सीधी सी बात है, या उसे मार दिया जाएगा। यहाँ थोड़ा क्रूरता नज़र आती है ना, तो ऐसी बातें वो करता हुआ कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा। शांति प्रिय है, विवेकशील नहीं है ना, ध्यान रखिए यहाँ विवेकशील वगैरह का कुछ नहीं है, ये अंतःकरण की प्रधानता वाला व्यक्ति है। इस आदमी के अंदर देखिए दो प्रवृत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती है जो मूल आधार बनती है। एक तो व्यक्ति के अंदर पाई जाता है आत्म प्रेम, और दूसरा व्यक्ति के अंदर एक भावना पाई जाती है। भावनाएं हैं, मानव स्वभाव है। आप ये समझिए, ये कोई आदमी के तर्क नहीं है,
दूसरी पाई जाती है सहानुभूति। अर्थात एक है आत्मरक्षा की भावना, आत्म, और दूसरा है परस्पर सहायता की भावना, सहानुभूति। इन दया, आदमी का जो मूल है वो दया है, करुणा है, प्रेम है, पिटी है, ये उसका मूल स्वभाव है आदमी का। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है कि भाई मनुष्यों में ये भावनाएं जो पाई जाती है, ये सभी की सभी भावनाएं जो हैं ये शुभ है, ये अच्छी है। इसलिए ये जो भावनाएं अच्छी है तो सीधी सी बात है आदमी भी कैसा है, अच्छा है। ये कहने का मतलब रूसो कहना ये चाहता है। अब एक सवाल, दो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि आदमी इतना अच्छा है तो यह आदमी किस प्रकार से भ्रष्ट हो गया, किस प्रकार से एक आदमी सभ्यताओं ने जन्म ले लिया, किस प्रकार से कला और विज्ञान ने आदमी को धोखा दिया, किस प्रकार से आदमी जो है जो अच्छा था वो भ्रष्ट कैसे हो गया। कहने का मतलब मेरा ही है। एक तो सवाल ये ढूंढना है, दूसरा सवाल का उत्तर ये ढूंढना है कि ये आदमी जब इतना बढ़िया रह रहा है, प्राकृतिक अवस्था उसकी जो स्थिति है या मानव स्वभाव है वो इतना अच्छा है, तो उस आदमी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ा। ये थोड़ा सा रूसो का अजीबोगरीब लगता है, थोड़ा सा अजीबोगरीब लगता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे हैं अजीबोगरीब, पर वो समझौता क्यों करता जब ऐसा आदमी है तो रूसो इसका जवाब देता है। रूसो कहता है कि जो सहानुभूति है और जो आत्म प्रेम है, जो आत्म रक्षा की भावना है, अर्थात जो स्वार्थ है और जो परमार्थ है, इसकी जो भावनाएं हैं इन्होंने संघर्ष पैदा किया और इसी संघर्ष का समाधान जिस स्थिति में वो ढूंढता है, उस संघर्ष का समाधान उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से एक नई भावना का जन्म होगा जिसे वो अंतःकरण कहता है। जो इंपॉर्टेंट है, भावना इंपॉर्टेंट, अंतःकरण प्रकृति का उपहार है, एक नैतिक शक्ति है, नैतिक निर्देश नहीं, मार्गदर्शन नहीं। नैतिक मार्गदर्शन का काम करने का कार्य विवेक के पास है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान। यहाँ एक बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, प्लेटो ज़्यादा जोर जिस पर दे रहा है वो रूसो वो जोर दे रहा है अंतःकरण पर, भावनाओं पर। कई बार पूछ लेते हैं और हम ये ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए उसे विवेक का विरोधी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो विवेक को स्वीकार नहीं करता, करता है। वो विवेक को महत्व नहीं देकर ज़्यादा महत्व अंतःकरण को देता है, भावनाओं को देता है। इसलिए उसे विवेक का विरोधी और रोमांसकारी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि उसको रोमांसकारी क्यों कहा जाता है, रोमांटिक पॉलिटिक्स का जनक क्यों कहा जाता है, तो आपको ये लिखना है कि वो अंतःकरण पर ज़्यादा जोर देता है, वो विवेक को कम जोर देता है, विवेक का विरोधी है। बुद्धि और प्रकृति विवेक का विरोधी होने के कारण उसे भावनाओं का प्रेमी या ये समझिए रोमांसकारी पॉलिटिक्स का जनक कहा जाता है। ये जनरल एक सवाल पूछते हैं तो आपको ध्यान रखने की बात है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये याद रखना है। ये आदमी ये चाहता है कि बुद्धि, विवेक, विज्ञान, कला, इसके स्थान पर आदमी के अंदर जो मूल होनी चाहिए वो होनी चाहिए सद्भावना या श्रद्धा। ये प्रतिष्ठित कैसे की जाए, क्योंकि वो ये मानता है कि बुद्धि जो है, सुन लेना मेरी बात, वो बहुत भयानक है क्योंकि वो श्रद्धा को कम करती है, इसलिए वो भयानक है। विज्ञान विनाशक है क्योंकि वो विश्वास को नष्ट करता है।
विवेक बुरा है क्योंकि वो नैतिक सहज ज्ञान के विरोध में तर्क वितर्क करता है। इसलिए वो बुद्धि, विज्ञान और विवेक तीनों को अलग रखना चाहता है और इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है, भावनाओं पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है, अंतःकरण पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। पर एक देखो, एक तो होता है कि आप पढ़ लें और समझ लें, दूसरा होता है कि आप उसको थोड़ा सा अपने दिमाग में भी रखने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ विवेक की कहीं जगह नहीं है, वो विवेक का विरोध पूर्ण और निर्मम नहीं है। कहने का मतलब यह है, स्वीकार करता है, प्रधानता इसको देता है। वो ये मानता है कि मानव के व्यक्तित्व के विकास में विवेक को उचित स्थान देना गलत नहीं है, क्योंकि वो मार्गदर्शन का काम करता है। मैंने कहा ना, जो अंतःकरण है ये नैतिक शक्ति है, वो मार्गदर्शन का काम करता है, मगर मार्गदर्शन को अंतिम शक्तियां नहीं दे सकते। कहने का मतलब मेरा यह है, ये अंतःकरण है और पैर जो हैं उसे आप यदि विवेक कहें तो पैरों को चलने की शक्ति जो है ये पैरों के पास है, मगर पैरों को चलने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब ये, और ये बात आगे आप ध्यान रखें, हम जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जनरल विल और सरकार के बीच में अंतर करेंगे तब भी ये ध्यान रखना होगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आदमी क्यों फंस गया उस विवेक के दंभ में, छगुल में क्यों फंस गया, उसे बाहर कैसे निकालें, वो किस प्रकार से शुभ और स्वाभाविक बनने के लिए अपने जो दंभ है, अपना अहंकार है, अपना जो ईगो है, वो किस प्रकार से वो समझौता कर ले। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें रूसो के पढ़ने को मिलती है। तो एक बात तो आप समझ गए कि रूसो का जो समझाने का तरीका है वो बड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि जैसे सामान्यतः मानव स्वभाव को मानते हैं। ये कह रहा ऐसा है, परंतु कुछ चीज़ें जो मानव के लिए ठीक नहीं है, बुद्धि, विवेक वगैरह जो है, सभ्य समाज, विज्ञान, क्योंकि वो आदमी के अंतःकरण की विरोधी हैं, वो श्रद्धा विश्वास की सद्भावना की विरोधी है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है, आपको इतना ध्यान रखना। अब हम इसके बाद, जब मानव ऐसा है तो प्राकृतिक अवस्था के अंदर आदमी कैसे रहता था, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों, प्राकृतिक अवस्था में आदमी ऐसा कोई नहीं टाइम रहा है, पीरियड फिक्स नहीं रहा है कि कहाँ है, मगर वो कह रहा है कि जब स्टार्टिंग एज था, जो प्राकृतिक स्थिति के अंदर जो आदिम काल था, आदिम काल का मतलब होता है वो प्रारंभिक काल, जब आदमी एक निपट जंगली हुआ करता था, नोबेल सेविंग हुआ करता था, जिस स्थिति को वो नोबेल सेविंग कहता है, अर्थात जिस स्थिति को वो मैं आपको बता दूं स्वर्ण काल कहता है, आदिम प्राकृतिक स्थिति, उसके लिए गोल्डन टाइम है, वो स्वर्ग की स्थिति है। स्वर्ण काल कह दो या ऐसी स्थिति कह दो, इस समय आदमी स्वर्ग में रह रहा था, ऐसा समझ लीजिए आप। प्रारंभ में, आदिम का मतलब स्टार्टिंग में। रूसो कहता है इस समय आदमी निपट जंगली था, नोबेल सेविंग था, बेपरवाह था, क्योंकि उसे किसी की चिंता थी ही नहीं। मगर ध्यान रखें, वो लापरवाह नहीं था, वो बेपरवाह था, वो मासूम था, वो निर्दोष था, वो निर्मल एक पक्षी की तरह प्रकृति के अंदर उड़ान भरता था और जो मिलता खा जाता और रह लेता।
आत्म संतुष्ट था, स्वस्थ था, किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, निर्भय था, अर्थात एक पशु तुल्य, निष्पाप, निर्दोष और अच्छा। विवेक और बुद्धि की करतूतों का उसमें अभाव था। स्वयं का स्वामी था, स्वयं का शासन स्वयं पर था। ध्यान रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात, व्यक्ति का शासन व्यक्ति के ऊपर था। वो पूर्ण स्वतंत्र था, वो समानता थी, वो बंधुत्व था, क्योंकि अभी आदमी के अंदर किसी प्रकार का विवेक और बुद्धि जैसी करतूतें, उस आप मेरे और तेरे की भावना पैदा हुई नहीं थी। एक आत्मनिर्भर जिंदगी जीता था, सहज आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी और आराम से आदमी जिंदगी को एक सोपान से दूसरे सोपान पर जीता हुआ नजर आता था। कोई कानून का डर नहीं, ना कोई कानून जैसी चीजें थी। प्रकृति के अंदर जिस प्रकार से खुले में जो कुछ होता उसे वो ठीक था। बस समय ने धोखा दिया, जनसंख्या बढ़ती हुई, तर्क का उदय हो गया, संपत्ति ने जन्म लिया, सभ्य समाज कहने वाली व्यवस्था पैदा हुई और इस सभ्य समाज की असमानता ने आदमी और आदमी के बीच में एक प्रकार की अनइक्वलिटी तो पैदा की साथ ही साथ आदमी के अंदर संचय की वृत्ति भी बढ़ गई, अर्थात उसे लगने लगा ये मेरा है। असमानता की उत्पत्ति जो हुई वो मध्यकाल में हुई, ये मध्यवर्ती एज है। यहां आदमी के अंदर असमानता पैदा हो गई, बस सिंपल चीज है। संपत्ति रूपी सर्फ जब समाज में पैदा हो गया तो शांति सदा सदा के लिए जो ये थी वो काफुर हो गई, वो खत्म हो गई। दास और सभ्य समाज कहने वाले समाज का उदय हुआ। आदमी ने आदमी का शोषण करना शुरू किया और ऐसे जाते जाते ये स्थिति असहनीय हो गई, जिसको वो अंतिम स्थिति कहता है। ये स्थिति असहनीय हो गई। जहां दमन और अत्याचार की अवस्था शुरू हो गई, मनुष्य से मनुष्य को सादगी, ईमानदारी, स्वतंत्रता, समानता, परमार्थ की भावना छीनकर उस इंसान ने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। आदमी स्वार्थी, संपत्ति का भूखा और घमंडी हो गया। रूसो कह रहा है जिस सभ्य समाज की आप बात कर रहे हैं, जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं, वो मनुष्य की दुश्मन है। ये स्थिति पैदा हो गई। यानी रूसो कहना ये चाह रहा है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में वो कहना ये चाह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर प्रारंभिक अवस्था थी, वो बहुत ही अच्छी स्थिति थी, मगर धीरे धीरे ये स्थिति बिगड़ती गई। मध्यकाल में जब असमानता पैदा हो गई, पहला व्यक्ति जिसने समय एक जमीन के टुकड़े पर बैठकर ये कहा कि ये मेरा है और दूसरे भोले लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया, और इसी के साथ ही वो पहला व्यक्ति जो था जिसने एक जमीन के टुकड़े पर बैठकर कहा ये मेरा है, उसके साथ विद्यार्थियों सभ्यता ने जन्म ले लिया और कुछ नहीं था। रूसो कह रहा है और कुछ भी नहीं था, केवल ये था। यहां रूसो प्लेटो से प्रभावित लगता है। वो कह रहा है कि वास्तव में जो सभ्य समाज बना यहां आते आते, जिसे वो समाज सभ्यता कहता है, ये एक प्रकार की जेरी बिल्ड कॉन्सेप्ट है। जेरी बिल्ड का मतलब समझते हैं आप? जेरी बिल्ड का मतलब होता है एक प्रकार से बेकार मटेरियल से बना हुई एक व्यवस्था, वास्तव में बेकार है और कुछ भी नहीं है। और ये सभ्य समाज में वो समझाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि प्रारंभ में केवल और केवल भूगोल और संयोग दोनों ने इन चीजों को साथ दिया आदमी में आदिम काल से यहां पहुंचने में। आदमी ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया, जमीन को अच्छा समझा,
और उसे लगने लगा कि ज़मीन मेरी है और उसने अपनी समझकर हक जता दिया। दूसरी बात, ज्वालामुखी फटते देखकर आदमी ने धातु को गलाने की कला सीखी होगी। वो कह रहा होगा ऐसा। बिजली की कौंधती हुई, बिजली से निकलती हुई आग को देखकर उसे आग जलाना सीखा होगा। और ये सब कुछ एक प्रकार का संयोग और प्रयास के मिश्रण के सिवाय और कुछ नहीं था। अर्थात जो सिविल समाज है, जिसे वो कहता है, जो सभ्यता कहता है, वो संयोग और प्रयास का एक मिश्रण के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक बार जब लोगों के बीच में श्रम विभाजन हो गया, निजी संपत्ति पैदा हो गई, तो सीधी सी बात है, समाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये कोई एक टाइम विशेष की घटना नहीं है। वो कह रहा है ये निरंतर चलती रही, ये ऐसा होता रहा। शासक लोग धीरे धीरे, समाज ने जन्म लिया तो शासन व्यवस्था ने जन्म लिया। शासक लोगों में अधिकांश बदमाशों की चालों से सबकी सुरक्षा और नैतिकता का जामा पहनाकर अपनी स्वार्थों को छिपाते रहे। वास्तविक असमानताएं जब सबको दिखने लगी तो सभ्यता के नाम पर आदमी को दास बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया। वो गुलाम किस प्रकार बने, ये थोड़ा सा अलग बात है, मगर वो कह रहा है सब कुछ ये जो हुआ ये असमानता के कारण हुआ, अनइक्वलिटी के कारण ये सब हुआ। इसलिए तो रूसो ने लिखा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वो जंजीरों से बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। बस इस प्राकृतिक अवस्था ने जब लोगों ने सभ्यता का वर्णन किया, अपना लिया, तो आदिम स्वतंत्रता जो ये थी वो तैस नैस हो गई, वो खत्म हो गई। और आदमी इस स्थिति में आ गया। अब एक सवाल, जब ऐसी स्थिति हो गई तो आदमी ने फिर एग्रीमेंट कैसे किया, समझौता कैसे किया, कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया? एग्रीमेंट नहीं है उसमें, कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे? क्योंकि हम ये माने कि उसने शक्ति के सामने झुका तो ये तो दुनियादारी है, ये बुद्धिमत्ता है, ये नैतिकता तो नहीं हो सकती। और रूसों का जो सामाजिक समझौता है वो एक नैतिकता है, वो सावयव है, वो बुद्धिमत्ता और विवेक का परिणाम नहीं है, वो तर्क का परिणाम नहीं है। रूसो कहता है, जो लोग ये मानते हैं, यहाँ उसकी आलोचना करता है, ध्यान रखिएगा, भले ही वान जैसे लोग ये कहते हैं कि उसका सोशल को सामान्य इच्छा हॉब्स का सिर कटा लेवियाथन है, मगर वो आलोचक है यहाँ, क्योंकि हॉब्स का रूसो का कोई मिलन नहीं है। आप यदि देखेंगे तो कोई मिलन नहीं है, भले ही वो व्याख्या करते हुए आप वहाँ तक पहुँचा देते हैं कई बार, क्योंकि जब अंतिम स्थिति ये असहनीय हो जाती है तो वहाँ लोग क्या है, इसका कंपेयर करते करते चले जाते हैं हॉब्स के साथ, मगर ऐसा वो नहीं है। कई लोग तो यहाँ तक कर देते हैं कि पहले वो लॉक की तरह था, बाद में हॉब्स की तरह हो जाता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ विवेक नहीं है। समझ में आ रही? वहाँ एक अलग है, रूसो का एक थॉट है, वो एक आदर्शवाद है, उसको एक अलग तरीके से ही आप समझ सकते हैं, अलग तरीके से ही पढ़ सकते हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ सकते। अब एक सवाल रूसो जो कह रहा है, हॉब्स से पूछ रहा है, वो ये कह रहा है, वो कहता है कि कई लोग ये मानते हैं कि सारी शक्ति जो परमात्मा से मिली या जहां से उसे मिली, तो रूसो कहता है कि परमात्मा से तो बीमारियां भी मिली है। बीमारियां किसने दी? परमात्मा की देन है। यदि मानते हैं आप ऐसा तो कि शक्ति परमात्मा से मिली तो बीमारियां भी परमात्मा से मिली,
और यदि बीमारियां परमात्मा से मिली तो आप डॉक्टर को क्यों बुलाते हैं? और यदि बीमारियां परमात्मा से मिली और डॉक्टर को बुलाते हैं तो जो ये स्थिति पैदा हुई है शक्ति से, इसका भी तो कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, इसके लिए भी तो कोई डॉक्टर होना चाहिए, कोई इलाज होना चाहिए, और वो इलाज सोशल कॉन्टैक्ट में करना चाहता है। अर्थात रूसो का ये मानता है कि एक इस प्रकार का समाज खोजा जाए जो पूरे समाज के बल पर व्यक्ति के जीवन, उसकी संपत्ति को सुरक्षित कर सके। वो बल का एक समूहीकरण, सामूहिक शक्ति, जिसका सभी लोग आज्ञा का पालन करें, जहां पर पहले की तरह लोग स्वतंत्र रहे। क्यों? क्योंकि उस समय वो किसी और की आज्ञा का पालन नहीं, वो सामान्य इच्छा की आज्ञा का पालन करते हुए सबकी अपनी ही इच्छा का आज्ञा का पालन करेगा। यानी वो एक प्रकार से इस प्रकार, एक मैं कहना ये चाह रहा हूं जनरली, वो ये चाहता है कि इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो जहां पर सुदृढ़ता भी हो और स्वतंत्रता भी हो। सुदृढ़ता के लिए वो सभी इच्छाओं का योग मिलाता है, आदर्श इच्छाओं का योग मिलाता है, और दूसरी तरफ इसी के अंदर व्यक्ति को इस इच्छा के आज्ञाकारिता के लिए बाध्य कर ये कहता है कि वो आज्ञाकारिता व्यक्ति किसी और की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, बल्कि वो स्वयं अपनी आज्ञा का पालन कर रहा है, क्योंकि उस समझौते का वो खुद हिस्सा है। अर्थात ये दो विरोधाभास है, सुदृढ़ता और स्वतंत्रता। इसलिए तो रूसो कहता है मैं विरोधाभास का प्रेमी हूं। अब यहां एक ध्यान रखने की बात है, आदमी ने प्राकृतिक अवस्था के अंदर जो प्रारंभिक स्थिति में उसके जो अधिकार थे उससे वो अलग नहीं हुआ है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसी को अधिकारों को सामूहिक रूप से स्वीकार कर लेता है। यानी कहने का मतलब जो कुछ दे रहा है उतना ही वो दूसरों का ले भी रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये ध्यान रखने की बात है। अब एक सवाल जो मैंने आपको बीच में छोड़ दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट की बात मैं करूं इससे पहले एक थोड़ी सी बात हमारी बीच में छूट गई। छूट तो क्या गई, वो मतलब जनरली मैं आपसे कहना यही चाह रहा था, भाई प्राकृतिक अवस्था के अंदर आदमी जब धीरे धीरे असमानता के बाद में जब एक प्रकार से शोषण की स्थिति बन गई, तो सवाल ये खड़ा होता है कि भाई उस आदमी को जो प्राकृतिक मानव था वो अप्राकृतिक बना, तो ये फर्क क्या है इसमें? प्राकृतिक मानव अप्राकृतिक क्या है और वापस प्राकृतिक कैसे बनाता है, उसका अर्थ क्या है? ये थोड़ा सा आपको समझना ये इसलिए ज़रूरी है कि नहीं तो आपको लगेगा कि ये भाई किसको वापस कैसे प्रकृति की ओर लौटता है। प्राकृतिक मानव क्या है? प्राकृतिक मानव जिसमें अभी तक मैं आपको कह रखा है कि तनाव पैदा ही नहीं हुआ है, जिसमें किसी प्रकार का कोई शोषण की स्थिति पैदा ही नहीं हुई है, जिसमें विवेक बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं, भोला, निर्मम, एक तरह से निर्दोष, निर्भय, स्वतंत्र, समान, आदिम प्राकृतिक अवस्था में जैसा आदमी का स्वभाव है वो कैसा है? तनाव पैदा ही नहीं हुआ। तो आदमी में तनाव पैदा किसने किया? आदमी में तनाव पैदा किया सभ्यता ने, असमानता ने, इस स्वार्थ और परमार्थ की कसमकस ने, इसने असमानता को पैदा किया। और जब सभ्यता के विकास के साथ, इस सभ्यता के विकास के साथ आदमी क्या हो गया? अप्राकृतिक हो गया। अब ध्यान रखें, यहाँ थोड़ा सा समझना, अप्राकृतिक का मतलब क्या है? अप्राकृतिक का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो तनावग्रस्त है। ध्यान रखिए, ऐसा व्यक्ति जो तनावग्रस्त है। रूसो कह रहा है हम इस स्थिति में हैं, हम हमारी जो सभ्यता का उदय था, जो मनुष्य की प्रकृति थी उसको भूल गया, और आदमी के अंदर ज्ञान ने शोषण को जन्म दिया और शोषण ने सभ्यता को जन्म दिया। यह मानव की पतनशील प्रकृति है, जहां आदमी वास्तविक स्थिति में नहीं है। इस स्थिति के अंदर आदमी का स्वार्थ और परमार्थ जो दो भावनाएं हैं, वो स्वार्थ और परमार्थ युद्धरत है।
यहां आदमी की चेतना अंधी है, विवेक पथ भ्रष्ट हो रखा है और वो लगातार भटक रहा है। चेतना अंधी है और विवेक पथ भ्रष्ट, और वो आदमी लगातार, लगातार का मतलब एक तरह से बस कुछ पाने के लिए भटक रहा है, जबकि उसका कुछ भी नहीं है। ये स्थिति है। अब रूसो ये चाहता है कि इस अप्राकृतिक आदमी को वापस प्राकृतिक कैसे बनाया जाए, अर्थात वो ये चाह रहा है वापस यहां लाना, अर्थात बैक टू नेचर। ये नारा है, बैक टू नेचर, रिटर्न टू नेचर। खासतौर से इमाइल में है ये नारा, प्रकृति की ओर लौटो। इसलिए रूसो कहता है हमारा वो अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। मगर जिंदगी में बैक गियर नहीं लगता, जिंदगी में बैक गियर नहीं लगता, हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते। तो हम इस तनावग्रस्त जो समकालीन समाज है, ऐसी स्थिति में जो जी रहा है, यह वास्तव में आदमी को प्रफुल्ल चित्त रखने वाला बगीचा नहीं है, बल्कि आदमी के लिए एक जेल खाना है, जहां इंसान इंसानियत का दुश्मन बन चुका है, संपत्ति का भूखा स्वार्थी बन चुका है, वो घमंडी अहंकारी दंभी बन चुका है। अब क्या करें? रूसो कह रहा है इस तनावग्रस्तता जो स्वार्थ और परमार्थ की कश्मकश के कारण है, और इस स्वार्थ और परमार्थ की कश्मकश ने जो इंसान के अंदर चेतना को जन्म दिया, जो ये तो जानती है कि शुभ कर्म क्या है, पर वो इस शुभ कर्म को क्या है ये जानने के लिए विवेक का सहारा लेता है, और इसी विवेक के कारण आदमी पथ भ्रष्ट हो जाता है, चेतना अंधी हो गई। यानी सभ्यता, निजी संपत्ति, असमानता और आश्रितता, ये कर्मिकता के साथ पनपी। निजी संपत्ति, सभ्यताओं ने निजी संपत्ति, फिर असमानता जो जड़ है, मूल जड़ है, और उसके बाद आश्रितता का मतलब दासता। रूसो इसलिए तो कहता है मैं पक्षपात और पूर्वाग्रह का प्रेमी नहीं हूं, बल्कि विरोधाभास का प्रेमी हूं। अब वापस कैसे पहुंचे, इसलिए रूसो एक बहुत ही नया तरीका अपनाता, बहुत बढ़िया शानदार जो बात है वो कहता है कि ऐसी स्थिति में हम एक काम कर सकते हैं, जो विवेक और चेतना, जो चेतना अंधी है और विवेक जो पथ भ्रष्ट हो गया है, इसके अंदर हम एक संतुलन बनाए रखें, इसके अंदर हम सामंजस्य बिठा लें। किसका? शक्तिशाली विवेक का। इस शक्तिशाली विवेक और जो अंधी चेतना है उसको हम अडिग चेतना में बदल दें। अडिग का मतलब होता है स्थायी चेतना के रूप में यदि बदल दें, अर्थात इन दोनों के बीच में हम सामंजस्य स्थापित कर लें, क्योंकि ये एक दूसरे का, ये तो जानती है, ये शुभ कर्म करना जानती है, मगर ये नहीं जानती शुभ कर्म क्या है। जब इनके बीच सामंजस्य हो जाएगा तो इसे ये पता होगा कि शुभ कर्म क्या है और कौन से शुभ कर्म हमें करने चाहिए। ये जो उसका अंधापन है और जो उसकी पथ भ्रष्टता है उसे दूर कर दिया जाए और सामंजस्य बिठा दिया जाए। और रूसो कहता है ये जो पथ भ्रष्टता और सामंजस्य के बीच की जो स्थिति है, ये प्राकृतिक स्थिति है, ये प्राकृतिक मानव है। अब आप कहेंगे साहब वापस प्राकृतिक मानव की दो परिभाषा हो गई। हाँ, प्राकृतिक मानव की रूसो के हिसाब से दो परिभाषा। पहली बात, जिसमें या तो तनाव पैदा ही नहीं हुआ है, या ऐसा व्यक्ति जिसने विवेक, शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के बीच में सामंजस्य बिठा दिया है,
वो प्राकृतिक आदमी है। पूछेंगे प्राकृतिक व्यक्ति कौन है, नेचुरल मैन कौन है, तो पहली बात तो जिसमें ज़्यादा तनाव पैदा ही नहीं हुआ, या शक्तिशाली विवेक और अडिग चेतना के बीच में सामंजस्य जिसने बिठा दिया, वो प्राकृतिक है। और ये समझो बिठाने के लिए वो सामाजिक समझौता करता है। मैंने आपसे कहा FIC जो अहिंसा है, अहिंसा नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पुराने शब्द पुराने हो गए। हरन शाह ने ये कहा, जो स्टार्ट में मैं कह रहा था कि रूसो के दर्शन की जो संरचना है वह स्वर्ग का जो लोप हो गया, किस स्थिति में, इस स्थिति में, जो ये स्वर्ण काल था, स्वर्ग का जो लोप हो गया, उस स्वर्ग को पुनः प्राप्ति के ईसाई सिद्धांत का एक सेक्युलर संस्करण है। ये ईसाई दर्शन में मिलता है कि वापस किस प्रकार से हम अच्छे बन सकते हैं, इस पर मिलता है। और इसका जो ये संस्करण है, ये एक धर्म निरपेक्ष संस्करण है, पंथ निरपेक्ष संस्करण है, यहाँ धर्म का स्थान नहीं है। यानी रूसो वापस प्राकृतिक आदमी को वापस प्राकृतिक बनाना चाहता है, और इस प्राकृतिक स्थिति जो लाने के लिए वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। ये आपको थोड़ी सी ज़िंदगी में ध्यान रखोगे, मेरा ये मानता है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगी, जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ, कई बार सवाल बड़े इधर उधर के पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है कि कौन सा स्थिति क्या है। थोड़े कोटेशन भी इसके ध्यान रखने हैं, जैसे मैं बीच बीच में बोल तो रहा हूँ, मगर बहुत सारे जो हैं और मेरे नोट्स के साथ में स्कैन, एक जनरली लड़कों की शिकायत मेरे को सामने आती है कि साहब नोट्स आपके आते ही नहीं हैं, लेट आते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ इन चीज़ों को, मान इसलिए रहा हूँ कि मैंने आपको कई बार कहा भी है कि टेक्निकली ये काम मेरे पास नहीं है, मैं दे चुका होता हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत बन गई है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैंने नोट्स का एक बार वादा तो नहीं किया, मैंने कोई नोट्स देने का आपसे वादा नहीं किया, मगर एक है कि बच्चे तक पहुँच जाता है, बच्चा वीडियो देखते हुए उसे अच्छी तरीके से समझ सकता है कि हाँ ये है। नहीं तो फिर बच्चे को आज से लिखना, मैं थोड़ा स्पीडली बोलता हूँ, और लड़का उस समय वो थियरी जैसी चीज़ में और थिंकर जैसी बातों में वो समझ कम पाता है। बाकी इंडियन पॉलिटी तो यूँ ही जनरली समझ में आ जाती, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आती नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने यदि कोशिश तो की है वहाँ पर कि सही मिले, मगर थोड़ा का आप ध्यान रखिएगा। नोट्स मेरे बहुत टाइम पे आएंगे आपके पास, और कोशिश मैंने उनको कह भी, आज भी कहा है मैंने कि भाई आप ये चीज़ें थोड़ी सी करो, जल्दी करो, ताकि उनको ये लगे कि वास्तव में कुछ मिल जाए, है ना, लड़कों को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा हो, मगर कहते हैं ना कि पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं है। पराधीन आदमी सपने में भी दुखी होता है ना। तो स्थिति वो है, अब आप समझ गए हैं, मैं ज़्यादा कहना भी नहीं चाहता। अब देखो, प्राकृतिक अवस्था की बात आपको ध्यान रखना है। 3 स्तर मानता है। पहली स्तर गोल्डन एज है, सेकंड स्तर असमानता पैदा हुई, थर्ड जो एक तरह से असहनीय स्थिति पैदा हो गई। अब उस असहनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए वो वापस किस प्रकार से प्राकृतिक आदमी बन सकता है, या किस प्रकार से वो समझौता करता है, ये बात हम थोड़ी सी समझ लें। पहली बात, प्राकृतिक अवस्था के अंदर आदमी स्वतंत्र था, समान था, निर्दोष था, निर्भय था, अच्छा था, स्वस्थ था, जिसमें कोई शक नहीं। अंतःकरण की उसमें प्रधानता थी। पर वहाँ एक बात है कि आदमी के ऊपर आदमी खुद का शासन था, आदमी के ऊपर आदमी खुद का नियंत्रण था, आदमी के ऊपर आदमी खुद का प्रभाव था, आदमी खुद के निर्देशों का पालन करता था। ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात है ना, यही होता था। आदमी खुद स्वतंत्र था, सभी बराबर, कोई असमानता तो सभ्य समाज ने पैदा की। जिसने
आदमी को शोषण को जन्म दिया, दासता को जन्म दिया। वास्तव में आदमी के अंदर जो गुण है वो दया है, करुणा है, प्रेम है, सहानुभूति है, श्रद्धा है, विश्वास है। तो व्यक्तिगत रूप से जो प्राकृतिक अवस्था में जो आदमी था उसमें व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति खुद का ही शासन था, अर्थात आदमी का व्यक्तिगत स्वरूप है। रूसो कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आदमी ने वापस इस स्थिति को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस व्यक्तिगत स्वरूप की जगह पर सामूहिक स्वरूप को जन्म दे दिया। अर्थात सभी लोगों ने मिलकर कोई ऐसा एग्रीमेंट या किसी को सत्ता हस्तांतरित नहीं की या अधिकार छोड़े नहीं है। उन्होंने एक कोई बहुमत से नहीं, कोई बहुमत नहीं, सभी व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए वो किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। अर्थात एक सामूहिक रूप दिया गया। ए बी सी डी ई ये जो लोग हैं इन्होंने सामूहिक रूप दिया। जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी वहां व्यक्ति की सामूहिक यहां प्रत्येक व्यक्ति इसका हिस्सा है, प्रत्येक व्यक्ति इसका हिस्सा, कोई बार नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इसका हिस्सा है। यहां व्यक्ति जो अपने आदेशों का पालन करता था वो कह रहा है यहां पर भी तो व्यक्ति आदेशों का पालन करते हुए खुद का ही तो कर रहा है, क्योंकि ये जो सामूहिक इच्छा है उसमें व्यक्ति अनिवार्य अंग है, अनिवार्य हिस्सा है। और यह कोई ऐसी घटना नहीं है कि एक जगह बैठकर उन्होंने किया हो। यह व्यक्ति जो है इसका अविभाज्य अंग है जिससे व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। यह बहुमत नहीं है, यह बहुमत की इच्छा नहीं है, अल्पसंख्यक की इच्छा नहीं है, यह लोगों की सभी इच्छा है, सामूहिक है, यह सार्वभौमिक है और यह निरंतर चलती रहती है। यह एक प्रकार के, यह समझिए, यह एक सामूहिक एकता है। यहां सभी व्यक्ति बराबर हैं, कोई व्यक्ति छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सभी बराबर। यहां समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है। बस यह है व्यक्ति ने व्यक्तिगत स्वरूप को छोड़कर सामूहिक स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, और यह जो सामूहिक स्वरूप है यही उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं। दूसरा, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता दूं, यह कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट घटना नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार के बाद आदमी कंटिन्यू इसके अंदर सहभागी रहेगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहां ऐसा नहीं है कि किसी ने सरकार बना ली, नहीं। वो कह रहा है कि जो सरकार बनेगी, मान लीजिए यहां वो जो सरकार बनेगी समझौते के बाद, वो सरकार तो एक यंत्र है जो समझौते का परिणाम नहीं है। उस सरकार को तो ये लोग कभी भी हटा सकते हैं, यदि ढंग से काम नहीं करेगी उसे हटा दीजिए। ये तो केवल व्यक्तिगत जो स्वरूप था प्राकृतिक अवस्था में उसको सामूहिक रूप दिया गया, अर्थात विवेक और चेतना को एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई। जो आदमी के बीच में और आदमी के बीच में असमानता पैदा हो गई थी, जो एक प्रकार से अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी, वो एक सामूहिक एकता है। ये जैविक है, ये प्रत्येक व्यक्ति उसका हिस्सा है, कोई भी व्यक्ति इससे बाहर नहीं है, सावयव है। ये इच्छा है, ये जो समझौता है ये नैतिक है, ध्यान रखिए, नैतिक है, सावयव है, अनिवार्य अंग है, सामूहिक है, न्याय युक्त है। और इस समझौते से जो ये व्यवस्था पैदा हुई, ये सर्व गुण संपन्न, संप्रभु, संपन्न सत्ता है। इसे ही तो वो सामान्य इच्छा कहेगा। और सामान्य इच्छा क्या है रूसो की? यही उसकी सामान्य इच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा नहीं है कि कोई घटना या लोगों ने मिलकर समझौता, क्या नहीं, एक ही सभी लोगों ने व्यक्तिगत स्वरूप की जगह पर सामूहिक स्वरूप दे दिया गया, अपना लिया गया और कुछ नहीं है। और ये इसलिए किया कि प्राकृतिक अवस्था के अंतिम चरण में जब आदमी अराजकता से दुखी हो गए तो फिर ऐसी संस्था के रूप में वो संगठित हुए। उन्हें आवश्यकता अनुभव हुई कि हम परस्पर मिलकर समझौता किया जाए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, शक्ति बनी रहे। और उन्होंने समाज को ये देते हुए, उन्होंने जो एक व्यक्ति ने जो इसको दिया
उतना ही उसने दूसरों का से प्राप्त भी किया। उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, बस व्यक्तिगत रूप को सामूहिक रूप दिया गया। यह एक सामूहिक सामान्य इच्छा है जिसके निर्देशन में आदमी सभी काम करेंगे। ये जो व्यक्तिनिष्ठता थी उसको समष्टि का रूप दिया गया, और इस समष्टि से व्यक्ति पूरी तरीके से अविभाजित है, उसे अलग नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये, समझौता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यक्तित्व के साथ एक समूह बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसने एक नैतिक और सामूहिक निकाय को जन्म दिया, एक समुदाय को जन्म दिया, सभी से सभी मिलकर। बस पहले खुद की मानते थे, अब उन्होंने कहा कि इससे मुक्ति का यही है कि हम सब भागीदार हैं, और हम जो ये सबकी इच्छा है इसका पालन हम सब करेंगे। बस और कुछ नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बस सिंपल है। उसका मत यह है, या वो ये मानता है कि ये जो सामान्य सत्ता है, इसकी जो इच्छा है वो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है। पहले के टाइम में इस सार्वजनिक रूप को नगर कहा जाता था, अब इसको गणराज्य कहा जाता है या राजनीतिक समाज कहा जाता है। जब ये निष्क्रिय होता है तो राज्य कहलाता है, जब सक्रिय होता है तो संप्रभु कहलाता है, और जब इसकी तुलना किसी अन्य निकाय के साथ की जाती है तो ये शक्ति कहते हैं। मगर ये शक्ति, ये राज्य, ये संप्रभु, ये नगर, ये राजनीतिक समाज, ये सब एक ही है। अर्थात समझौता व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप के स्थान पर सामूहिक रूप है और कुछ भी नहीं है रूसों का, ये समझ लीजिए। जहाँ व्यक्ति खुद भी जो कुछ छोड़ रहा है उतना ही वो दूसरों से प्राप्त कर भी रहा है। अर्थात यहाँ प्रत्येक व्यक्ति समझौते का अभिन्न अंग है, वो उससे अलग नहीं है। वो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, अपने अधिकार, अपनी शक्ति से पृथक नहीं कर रहा है, वो अपने पास रख रहा है। बस जो पहले व्यक्तिगत अंग था उसे अब समाज के अंग के रूप में स्वीकार कर रहा है। यह व्यक्ति का समाज के प्रति कर्तव्य है कि वो स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करे। ये समाज की ड्यूटी हो जाती है, वो ऐसा करे। हाँ, इस राज्य को संचालन करने की शक्ति है वो सब में है, और ये स्वयं समाज संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हाँ, जो इसने सरकार बनाई वो सरकार इन सभी लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेगी। कानून ये बनाएंगे, क्रियान्वित ये करेगी। यदि ये इनके अनुसार काम नहीं करेगी तो इन्हें हटा दिया जाएगा, इन्हें बाहर कर। ये एक साधन है, ये एक यंत्र है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये एक यंत्र है और कुछ नहीं है, एक साधन है। सरकार समझौते का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये दो समझौते नहीं कर रहा, ये एक ही समझौता है जो सबका सबके साथ है और कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए वो किसी के हाथों में किसी को समर्पित नहीं कर रहा है, अपने को समर्पित नहीं कर रहा। किसी को यहां विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यहां सभी समान है, सभी स्वतंत्र है। क्यों? एक एक है, सभी बराबर है। दूसरा, ध्यान रखें, एक बार समझौता होने के बाद भंग नहीं, यह कह रहा है ये कोई ऐसी घटना का नहीं है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का एक भाग है। ये लगातार चलती रहेगी और राज्य में ये व्यक्ति निरंतर अपनी सहभागिता देता रहेगा, सहमति प्रदान करता रहेगा। क्यों?
क्योंकि कोई सत्ता को स्वीकार थोड़ा ही किया, उसके अंदर हिस्सा है। देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सभी लोगों ने मिलकर एक जगह बैठकर एक समूह दिया है, समूह बनाया, जो व्यक्तिगत रूप था उसको सामूहिक रूप दिया है और कुछ नहीं है। ये जो सामूहिक एकता, इसी कोई विद्यार्थियों रूसो राज्य कहता है, इसी को संप्रभु कहता है, इसी को सामान्य इच्छा कहता है, इसको जनता कहता है, इसको नागरिक कहता है, इसी को प्रजा कहता है। ये सब कुछ है। ये नागरिक समाज के रूप में या प्राचीन नगर राज्यों के रूप में मैंने कहा सक्रिय रहते हुए, मैंने कहा संप्रभु है, अन्य निकायों से तुलना करते हुए शक्ति है। इसके अंदर जो लोग हैं ये सामूहिक रूप से रहते हुए प्रजा हैं, और जब ये राज्य शक्ति के या कानून बनाने के रूप में जब भाग लेते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, नागरिक, और जब ये कानून का पालन करते हैं तब ये प्रजा। आदमी भाई ये एक जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। यहाँ कोई नागरिक, प्रजा और जनता अलग नहीं है, बस सामूहिक रूप जनता है, कानून का पालन करते हुए प्रजा है, और कानून बनाते हुए नागरिक है, और कुछ भी नहीं, ये सब है एक ही। ये ध्यान रखिए। और व्यक्ति इसका एक ये समझ लीजिए कि अविभाजित अंग है। यहां ध्यान रखने की बात है, इस स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तिगत स्थिति कुछ भी नहीं होती, अर्थात ये व्यक्तिवादी नहीं है, ये व्यक्तिवाद का विरोधी है। ये सामूहिकता को स्वीकार करता है, सार्वभौमिकता को स्वीकार करता है, व्यक्तिवाद को स्वीकार नहीं करता। ध्यान रखिए, हॉब्स और लॉक व्यक्तिवाद को स्वीकार करते हैं। ये जो वास्तव में जो पर्सन था ये पब्लिक पर्सन है, सार्वजनिक व्यक्ति हो गया और कुछ नहीं। रूसो एक जगह सापेक्ष सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखता है कि विधि निर्माण की शक्ति जो है वो सिर है, कार्यकारिणी जो है वो बाएं हैं, न्यायपालिका जो है वो मस्तिष्क है, कृषि, उद्योग और वाणिज्य जो है वो पेट है, राजस्व का संग्रहण है वो रक्त संचार है। ऑर्गेनिक थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, राज्य नैतिक सावयव सिद्धांत है। ये ध्यान थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो मेरी ख्याल से काम हो जाएगा। अर्थात व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा को समष्टिगत इच्छा या सामान्य इच्छा में बदलने का ही काम है। एक बात तो ये, दूसरा व्यक्तिवाद को कहीं स्वीकार नहीं करता, ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखना, क्योंकि सवाल ऑब्जेक्टिव आते हैं। तीसरी बात, सरकार का समझौते से कोई लेना देना नहीं है, ये साधन है, यंत्र है। सरकार को इन्होंने, सामान्य इच्छा ने, इन्होंने अर्थात समाज ने, जिसको आप नागरिक समाज कहें, जिसे नगर राज्य कहें, जिसे आप संप्रभु कहें, कुछ भी कहें, ये जो गणराज्य हैं इसने ही इसको पावर दिए हैं, नियुक्त किया है, और जब चाहेंगे तब उसे ये हटा देंगे। कहने का मतलब यह है, और विद्यार्थियों कुछ भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नई बात नहीं है। ये आप ध्यान रखोगे तो आपका काम बड़ा आसानी से हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक अधिकार है वो व्यक्तिगत थे, और यहां पर जो अधिकार हैं वो पूरे समाज के हैं, बस और कुछ नहीं। अर्थात व्यक्ति जो दे रहा है इन्हें वो पूरे समाज को सौंप रहा है, पूरी कम्युनिटी को दे रहा है, पर वो ऐसा नहीं है कि किसी और को दे रहा है, क्योंकि समाज का वो भी हिस्सा है, इसलिए वो अपने आप को दे रहा है। रूसो कह रहा है वो अपने आप को दे रहा है और किसी को भी नहीं दे रहा, और इसमें सभी बराबर, कोई किससे बड़ा नहीं, कोई किससे छोटा नहीं, कोई किसी का नुकसान नहीं। इसलिए स्वतंत्रता है, समानता है, आपसी प्रेम है, यहां बंधुता है। वास्तव में देखें, जो व्यक्ति के पास सब कुछ है यहां, वो व्यक्ति यहां पर सामूहिक शक्ति के अधीन उसकी सुरक्षा पाने की कैपेसिटी है और कुछ नहीं। अर्थात इस स्थिति से व्यक्ति की ये स्थिति ज्यादा बेहतर है। रूसो कह रहा है ये इससे भी हमने अच्छी स्थिति दी है। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति अधिक स्वतंत्र है, अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत शक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता काम कर रही थी, यहां सबकी
और जिसकी व्यक्ति की खुद की इच्छा शामिल है उसकी स्वतंत्रता है, और दूसरी बात ये सामूहिक शक्ति है इसलिए ज़्यादा शक्तिशाली। ये वास्तव में प्राकृतिक स्थिति से, जो रूसो कह रहा है अवस्था में था, उससे बेहतर स्थिति में है, आदिम अवस्था से ये बेहतर स्थिति में। पर यहाँ व्यक्ति तीसरी भूमिका में है, नागरिक, प्रजा और जनता। सामूहिक रूप जनता, पालन करते हुए प्रजा और कानून बनाते हुए नागरिक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यह आदमी खुद की बात है। जो स्वयं ये सार्वभौम सत्ता कानून बनाएगी, ये बनाएगी, डायरेक्ट है लॉ है ना, ये बनाएगी कानून, ये बनाएगी, वो कानून निर्माता है। और ये इसमें ये समझ लीजिए कि कोई भी आदमी इससे बाहर नहीं है। इसको सबको ये एक एक जो व्यक्तिगत अस्तित्व है वह आदमी का कहीं भी नहीं है। यहाँ एक प्रकार का सामूहिक जो है वो स्थिति हो जाती है। यहाँ पर सार्वभौमिकता में व्यक्ति का कोई शासक नहीं है, व्यक्ति स्वयं का शासक बन जाता है। इस सार्वभौमिक स्थिति में व्यक्ति इसका सहभागी होकर आदमी खुद का स्वामी है, खुद का शासक है, किसी और का शासक नहीं है। ये आपके बात थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप यदि इस बात को ध्यान रखेंगे तो मेरा ये मानना है कि सब कुछ आराम से काम हो जाएगा, कोई भर नहीं है। इसलिए तो वो एक बात कहता है, केवल नैतिक स्वतंत्रता ही व्यक्ति को सच्चे अर्थों में उसका स्वामी बनाती है, जो ये है। केवल भूख की भावना जो है वो आदमी की गुलामी है, जबकि आत्म निर्धारित कानून की आज्ञा का पालन करना ही वो स्वतंत्रता है। जो खुद ने कानून बनाए उस कानून के अनुसार चलना, यही तो स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता क्या हो सकती है? अर्थात एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं लास्ट में, रूसो वास्तव में जिस समझौते की बात कर रहा है वो एक औपचारिकता है। देखो, लॉ का समझौता हमें अनावश्यक लगता है, और यह समझौता मैंने कहा आपको केवल फॉर्मेलिटी लगता है, एक केवल औपचारिकता लगता है। ये जो आदमी ये बात जो कह रहा है रूसो, ये बिना समझौते के भी कह सकता है, इसको समझौते की जरूरत नहीं है, बिना समझौते के भी ये बात कह सकता है। ऐसा क्यों वो कर रहा है? इसलिए कई बार ये आपको पूछ ले कि ऐसा कौन सा विचारक है जिसका समझौता केवल औपचारिकता लगता है, तो रूसो। और ऐसा कौन सा विचारक है जिसका समझौता अनावश्यक लगता है, तो लॉक, है ना। ये ध्यान रखने कई चीजें होती है जो मतलब आता तो बहुत सिंपल सवाल है, मगर विद्यार्थी ये सोचकर बैठ जाते हैं कि साहब क्योंकि जो ये कह रहा है कि यहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है, समान है, तो यहाँ जिस सामूहिक इच्छा की वो कल्पना कर रहा है वो है, तो वो ये आपको ऐसे भी कह सकते हो, ये समझौते के कहाँ कहने की जरूरत है, आप ऐसे ही कह सकते, ये इस बिना समझौते के भी तो ये आप कह सकते हैं, मगर रूसो ऐसा नहीं कहता। इसलिए रूसो कहता है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं आपको कल बात करूंगा, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइम हो गया है, ध्यान रखना। ये बिखरे हुए इंसानों का गणितीय योग नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सब लोग बिखरे हुए थे एकत्रित कर दिए, नहीं, ये एक सार्वभौमिक रूप है। ये एक प्रकार का, ये समझिए, ये पब्लिक पर्सन है, ये समझ लीजिए आप, इसको आप पब्लिक पर्सन कह सकते हैं। ये पब्लिक पर्सन है, सामूहिक रूप को एक मतलब सबके सबको स्वीकार कर लिया। यहाँ पर समाज की स्वतंत्रता जो प्रथम और मूलतः जो दायित्व है वो उसके साथ प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रकार का सामाजिक बंधन है, आप ये समझ लीजिए, एक प्रकार का सामाजिक बंधन है। और इसी सामाजिक बंधन को रूसो एक जिस सिस्टम में ढालना चाहता है उसको वो सामान्य इच्छा कहते हैं। इस इच्छा को क्या कहते हैं? सामान्य इच्छा।
अब सवाल है कि ये सामान्य इच्छा क्या है। अर्थात उसकी जनरल विल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल रह जाता है। ये जो सार्वभौमिक इच्छा है ये क्या है, इसकी बात अपन करेंगे अगली क्लास में। और बात रही नोट्स की, तो मैं अभी भी उनको कह के जा रहा हूँ कि आज ही आप अपलोड करें, आपको पहले पहुँच जाने चाहिए, नहीं तो वीडियो को देखने से क्या मतलब है, फिर नोट्स पहुँचने के बाद देखें तो उसका टाइम खराब कम होता है विद्यार्थी।